हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक कंडक्ट हुए हैं वो सारे के सारे अच्छे गए होंगे। और मेरे ख्याल से अभी आपके दो ही एग्ज़ाम रहते हैं, एक आपका मैथ का रहता है, दूसरा आपका हिंदी का रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके वो भी एग्ज़ाम अच्छे जाएं, है ना। तो आज हम इस वीडियो में मेनली आज हम बात करने वाले हैं कि जो 12वीं के बाद जो स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं, मेनली जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, वो आगे उनके पास में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, मेनली हरियाणा के अंदर क्या कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज उनके लिए अच्छे रहते हैं, कौन से खराब रहते हैं। आज हम उन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मैंने ट्वेल्थ के अंदर मेडिकल लिया है तो मेरे पास में केवल एक ही ऑप्शन है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, है ना। और डॉक्टर किसके अंतर्गत बन सकता हूँ, नीट का एग्जाम दूंगा तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, अदरवाइज नहीं बन सकता हूँ। ऐसा उनके मन में क्या होता है, एक मतलब थिंकिंग होती है उनकी। और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अगर नॉन मेडिकल ले लिया तो ये सोचते हैं कि मेरे पास में तो बस एकमात्र ऑप्शन ये है कि मैं बीटेक कर सकता हूँ, बीटेक कर सकता हूँ। मैं जेई मेन या जेई एडवांस का फॉर्म भरूंगा और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा बीटेक में एडमिशन हो जाएगा, मुझे आईआईटी मिल जाएगी या फिर एनआईटी मिल जाएगी और मैं मेरा करियर सेट हो जाएगा, है ना। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्पेशली ये जो वीडियो है हमारी साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है और हरियाणा के अंदर वो क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास में ट्वेल्थ के अंदर क्या थी, मेडिकल थी। मेडिकल का मतलब है कि जिनके पास में फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी एंड बायो थी। तो सबसे पहला जो उनके दिमाग में थॉट आता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मेडिकल स्ट्रीम यानी हम बात करेंगे डॉक्टर कोर्सेज के बारे में कि वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर कोर्सेज के अंदर हमारे आते हैं, एक तो एमबीबीएस का कोर्स आता है, दूसरा बीडीएस का कोर्स आता है यानी जो डेंटल सर्जन होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं वो आते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा बीएमएस यानी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है उसे हम बीएमएस बोलते हैं। और जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है उसे हम बीएचएमएस बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारा वेटनरी सर्जन यानी जो जानवरों का जो हमारा सर्जन डॉक्टर होता है उसे हम बीवीएससी बोलते हैं यानी वेटनरी सर्जन बोलते हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं हमारे डॉक्टर कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन अगर आपने लेना है तो आपने एग्जाम देना पड़ेगा, नीट यूजी एग्जाम, है ना। इसके मेनली फॉर्म निकलते हैं फरवरी और मार्च के अंदर और एग्जाम मेनली कंडक्ट कराया जाता है मई के अंदर, ठीक है। जब आप नीट का एग्जाम देते हैं और उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, बहुत बढ़िया स्कोर आता है, तो चांसेस रहते हैं आपका एग्जाम एडमिशन हो जाए एमबीबीएस के अंदर। और अगर कुछ एक नंबर जैसे कम हो जाते हैं तो उनका बीएमएस में हो जाता है, फिर बीएचएमएस में, फिर बीडीएस में। इस तरीके से नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलती है, जो डॉक्टर कोर्स होता है वो हमें मिलता है, ठीक है। ऐसा होता है। फिर बात आ जाती है कि क्या हम नीट के अंतर्गत केवल इन्हीं कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अभी जो नीट का एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत कुछ चेंजेस लाए गए हैं, कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और उसमें यह बताया गया है कि अगर आपने नीट एग्ज़ाम दिया है तो आप उसके नंबर के स्कोर के अंतर्गत आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बीएससी नर्सिंग के अंदर जितने भी हमारे फिजियोथेरेपी के जो कोर्सेज होते हैं, फिजियोथेरेपी के जो कोर्सेज होते हैं, फिजियोथेरेपी, या फिर मैं बात करूं पैरामेडिकल कोर्सेज की, पैरा मेडिकल कोर्सेज की। पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे टेस्ट की दुकान खोल लेते हैं ना। आपने देखा होगा, लेबोरेटरी टेस्ट देखे होंगे, जैसे कभी आप बीमार हुए हों तो एक जना आता है, वो खून निकालता है और फिर उसका टेस्ट करता है ना। तो ये जो टेस्ट की जो दुकानें होती हैं, यूरिनरी टेस्ट हो गया, शुगर टेस्ट हो गया, है ना, इनके लिए कोर्सेज होते थे। जैसे जिसे हम रेडियोलॉजी कोर्स बोल देते हैं या फिर बीएमएलटी कोर्स बोल देते हैं, है ना। तो ये सारे अलग अलग डिप्लोमेटिक कोर्स या फिर डिग्री कोर्सेज हमारे होते हैं जिनसे भी हम डॉक्टर बन सकते थे, अपनी लैब की दुकान हम खोल सकते थे। तो इन सारे कोर्सेज को भी अब किसके अंतर्गत ला दिया गया है, नीट यूजी एग्जाम के अंदर लेके आ गए हैं कि अगर आपने नीट एग्जाम दिया है और उसके स्कोर के अंतर्गत आप इन सारे कोर्सेज में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये जो नोटिस आया है ये अभी आया है 3 मार्च 2026 को हमारे पास में नोटिस आया है, 3 मार्च 2026 को। और नीट का जो लास्ट डेट थी, नीट एग्जाम को भरने की, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो थी हमारी 8 मार्च, अगर आपने देखा हो तो, है ना। तो लेकिन पहले क्या होता था, पहले बीएससी नर्सिंग और जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, रेडियोलॉजी हो गया, बीएमएलटी हो गया, इनके फॉर्म निकलते थे अलग अलग से। पीजीआई रोहतक हो गया हमारा, या फिर चंडीगढ़ हो गया, है ना, चंडीगढ़ पीजीआईएमएस हो गया, या फिर एम्स हो गया, इनके अलग से फॉर्म निकलते थे। हम नीट के अंतर्गत हम इसमें नहीं थे, ठीक है। हमें नीट देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम अलग से एंट्रेंस एग्जाम देते थे और हम उनमें एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है।
दूसरे जो हमारे कोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे फार्मेसी कोर्सेज होते हैं। फार्मेसी कोर्सेज में हमारा एक होता है डी फार्मा और दूसरा होता है हमारा बी फार्मा, है ना। डी फार्मा मेनली 2 साल का होता है, डिप्लोमेटिक कोर्स होता है ये। और बी फार्मा हमारा 4 साल का कोर्स होता है। इसमें हमें क्या होता है, इसमें जब इनके क्या होते हैं, ये इनको अभी तक नीट एग्जाम के अंतर्गत मर्ज नहीं किया गया है ना। तो इस बात से आप बेफिक्र रहें, नीट एग्जाम के अंतर्गत इनको मर्ज नहीं किया गया है। इनके लिए क्या होता है, जैसे हमारा पीजीआईएमएस रोहतक हो गया, पीजीआईएमएस रोहतक हो गया, या फिर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, या फिर गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के अंदर है ये। और एक है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर है। और एक है पीजीआईएमएस रोहतक। तो इनमें क्या होता है, इनके लिए फॉर्म निकलते हैं भाई, ठीक है। इनका क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इनके जो फॉर्म निकलते हैं वो मेनली जून जुलाई के अंदर निकलते हैं। और जब हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो हम उसके लिए एंट्रेंस देते हैं, और एंट्रेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर आते हैं उस पर फिर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के अंतर्गत हमें बी फार्मा या डी फार्मा के अंतर्गत हमारा एडमिशन हो जाता है। वैसे तो कई सारी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी इनको कंडक्ट करवाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं होती है उन दवाइयों की। हमें क्या करना पड़ता है, हमने जैसे मान लिया प्राइवेट के अंतर्गत हमने बी फार्मा में एडमिशन ले लिया है, डी फार्मा में ले लिया, वो हमें डिग्री दे देंगे, पैसे लेके हमें डिग्री दे देंगे, हम एग्जाम भी दे आएंगे। लेकिन हमें दवाइयों की प्रॉपर नॉलेज नहीं हो। हमें दवाइयों की प्रॉपर नॉलेज कहाँ से हो, ये जो हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या जो पीजीआईएमएस वगैरह का हमने नाम लिया है, यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज होती है। और आपको पता है जैसे जैसे नॉलेज की ज़्यादा वैल्यू हो, ठीक है। तो ये हमारे फार्मेसी कोर्सेज होते हैं। इसके अंतर्गत मैंने इसमें एक और कोर्स ऐड किया है जिसका नाम है वीएलडीए। तो ये भी क्या होता है, जो हमारा वेटनरी सर्जन का जो कोर्स था, देखो जैसे ये बताया था, वेटनरी सर्जन जानवरों का डॉक्टर होता है, सर्जन जो होता है हमारा, उसके नीचे का जो डिप्लोमेटिक कोर्स होता है उसे हम वीएलडीए बोलते हैं। इसमें भी मेनली किसके बारे में जो इलाज करना सिखाया जाता है वो जानवरों के बारे में ही सिखाया जाता है, ठीक। और ये किसके अंतर्गत रहता है, ये जो वीएलडी वाला जो आदमी होता है वो जो वेटनरी सर्जन होता है उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो अब बात आती है, मुझे ये तो पता चल गया बी फार्मा और डी फार्मा में मैंने कहाँ कहाँ एडमिशन का फॉर्म निकलते हैं, है ना, एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब बात आती है कि अगर मुझे वीएलडीए करना हो तो मैं कहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो, वीएलडीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वेटनरी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट। और ये हमारा डिप्लोमा कोर्सेज होता है, मेनली 2 साल का होता है ये। और एडमिशन आप हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट वेटनरी पॉलिटेक्निक्स होती हैं, कई सारी पॉलिटेक्निक्स होती हैं, मैं अभी आपको उनके नाम भी बताऊंगा। जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, हरियाणा में कहाँ कहाँ कॉलेज हैं वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और ये जो एग्ज़ाम होता है वीएलडीए के लिए, ये कंडक्ट करवाती है लुवास। लुवास क्या है, लुवास एक यूनिवर्सिटी है जिसकी फुल फॉर्म है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ठीक है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो ये जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर क्या होती है, मेरिट लिस्ट लगती है, फिर काउंसलिंग होती है, और फिर हमें कॉलेज की अलॉटमेंट हो जाती है, हमारा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है वीएलडी डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, तो आपके पास में अगर 12th पीसीबी यानी मेडिकल है, मैं अभी मेडिकल के बारे में ही बात कर रहा हूँ, आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 12th में लगभग 50% मार्क्स होने चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं इसके अंदर, वेटनरी हॉस्पिटल असिस्टेंट बन सकते हैं आप, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, डेयरी फार्म्स या पोल्ट्री फार्म्स में आप काम कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट जो वेटनरी क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर मुझे तो पता ही नहीं है, चलो मान लिया कि मैंने लाला लाजपत राय यानी लुवास से मैंने फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, मैं कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता हूँ। तो इसके अंतर्गत कई सारे कॉलेजेस आते हैं भाई हरियाणा में। सबसे पहला जो हमारा कॉलेज मैंने नाम बताया, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, ये हिसार के अंदर है। इसमें आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। दूसरा आपके पास में गवर्नमेंट वेटनरी पॉलिटेक्निक कलायत के अंदर है, ये कैथल में है जो, ठीक है। तीसरी है आपके पास में गवर्नमेंट वेटनरी पॉलिटेक्निक उचानी यानी करनाल के अंदर है ये। और लास्ट आपके पास में गवर्नमेंट वेटनरी पॉलिटेक्निक बहू यानी अकबरपुर रोहतक के अंदर है। तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको ऑनलाइन ही क्या होता है, आपको अपने कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं कि हम कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं वीएलडीए के अंदर। अब बात आती है इनके फॉर्म कब निकलते हैं, तो फॉर्म इनके मेनली जुलाई अगस्त में निकलते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इनका सितंबर के अंदर होता है, और काउंसलिंग इनकी अक्टूबर के अंदर होती है। जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के अंदर हम और मेनली मैं आपको एक और बात बता दूं कि काउंसलिंग के लिए आपको इसकी जो साइट है, देखो ये जो लुवास की जो साइट है, यही नाम है साइट का, ठीक है। तो इसकी साइट पे आपने बार बार विजिट करते रहना है, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है।
और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको ये सारी जानकारी मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप VLDA के एडमिशन ले सकते हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नर्सिंग कोर्सेज। और नर्सिंग कोर्सेज में मैंने आपको बताया कि ये जो BSc नर्सिंग का जो ये कोर्स है ये किसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है, ये नीट के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है। अब की बार ही ऐसा हुआ है, वरना रोहतक के अंदर रोहतक हो गया या फिर एम्स हो गया हमारा दिल्ली के अंदर या फिर चंडीगढ़ PGIMS हो गया, वहाँ पे इनके फॉर्म निकलते थे। जब इनके अलग से एंट्रेंस फॉर्म निकलते थे वो हम फिलअप करते थे और हम BSc नर्सिंग का अप्लाई करते थे, मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते थे, तब हमारा एडमिशन होता था। लेकिन अब की बार क्या कर दिया गया है, अब की बार नीट का जो हम एग्जाम देंगे उसके स्कोर के अकॉर्डिंग हम BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस ये क्या हुआ है, ये बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब देखा जाए तो इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अभी ये नोटिस आया था 3 मार्च 2026 को आया था और नीट की जो लास्ट डेट थी 8 मार्च। तो लगभग अगर देखा जाए तो बच्चों को केवल 1 हफ्ता ही दिया है इसके अंतर्गत, ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिला है, तो कई सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भी भरा होगा। ये बहुत सारा बुरा हुआ है उनके साथ, ठीक है। तो इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है, बाकी देखो क्या होगा आगे चल के। तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता होनी चाहिए, वो मैंने बता दी है आपको, ठीक है। तो ये कोर्स होता है हमारा। दूसरा होता है हमारा ANM और GNM का कोर्स। ANM क्या होता है, ANM होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडविफरी और GNM होती है हमारी जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि ANM GNM होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। ANM जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है और GNM लगभग 3.5 साल का कोर्स होता है। लेवल जो रहता है ANM का वो सिंपल बेसिक नर्सिंग रहती है और GNM का हायर नर्सिंग हो जाती है भाई, उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 3.5 साल की वो है ना। जॉब्स अगर हम देखें तो रूरल हेल्थ सर्विसेज में ज़्यादा काम आती है ANM, यानी जैसे गांव वगैरह में हो गया, आंगनवाड़ी में हो गया, है ना, जो छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ANM काम आ जाती है। लेकिन जो GNM होती है, GNM के लिए आपको हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो ANM के अंदर कम मिलती है, हमें GNM के अंदर ज़्यादा मिलती है। अब बात आ जाती है कि सर नर्सिंग कोर्स से, चलो मान भी लिया कि पहले तो मतलब अलग से फॉर्म निकलते थे, अलग अलग मतलब PGIMS थे, रोहतक थे, चंडीगढ़ था, एम्स था दिल्ली में, है ना। तो अब क्या नीट के अकॉर्डिंग अगर मैं एडमिशन लेना चाहूँ हरियाणा के अंदर तो कहाँ कहाँ ले सकता हूँ मैं, है ना, BSc नर्सिंग में। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे सबसे पहला है हमारा रोहतक के अंदर कॉलेज ऑफ नर्सिंग PGIMS रोहतक। इसमें आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज की अलॉटमेंट होती है। जब आपकी नीट का स्कोर होता है तो ऑनलाइन ही आपको अलॉटमेंट करनी होती है कि हमने किस कॉलेज के अंदर हमने क्या लेना है, एडमिशन लेना है BSc नर्सिंग। तो आप रोहतक के अंदर मतलब अप्लाई कर सकते हैं, या फिर खानपुर कलान यानी सोनीपत के अंदर BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, ये केवल लड़कियों के लिए है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा नूह के अंदर है। और फोर्थ है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये हमारा करनाल के अंदर है। और लास्ट आ जाता है हमारा पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये हमारा भिवानी के अंदर है। तो आपके नज़दीक जो जो लगते हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज की अलॉटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। जैसा कि मैंने बताया कि पहले क्या होता था, पहले जो पैरामेडिकल कोर्सेज थे हमारे जितने भी, जैसे BMLT हो गया, है ना। BMLT कोर्सेज में क्या होता है, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं आप, यूरिन टेस्ट और बायोकेमिस्ट्री टेस्ट को मतलब सिखाया जाता है। और जैसे कि BSc रेडियोलॉजी हो गई हमारी, जिसमें हमें एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड करना सिखाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा पैरामेडिकल कोर्स होता है BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसमें हमें ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें सिखाई जाती हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग हमें सिखाई जाती है, हैंडलिंग, स्टरलाइजिंग हैंडलिंग हमें टेक्निक हमें सिखाई जाती है। डॉक्टर की सर्जरी में जो असिस्टेंट होते हैं, जैसे वहाँ पे जो खड़े होते हैं, क्या क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो हमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट होती है BSc ऑप्टोमेट्री। इसमें हमें आई टेस्टिंग, विजन करेक्शन, मतलब जो आंखों से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं वो हमें सिखाई जाती हैं। और BPT जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड होती है, जैसे कई बार हमारे शरीर में पेन होने लग जाता है तो उससे रिलेटेड उन चीज़ों को ठीक करना हमें सिखाया जाता है। और नेक्स्ट होती है हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इसमें किडनी फेलियर ट्रीटमेंट, डायलिसिस मशीन ऑपरेशन, पेशेंट मॉनिटरिंग, ये हमें सिखाया जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले जो हमारे रोहतक के अंदर जो हमारा PGIMS था, या मतलब चंडीगढ़ के अंदर जो PGIMS थे, उनमें पैरामेडिकल कोर्सेज के अलग से एंट्रेंस एग्जाम निकलते थे, यानी एंट्रेंस फॉर्म निकलते थे, हम उनको फिल करते थे, फिर हमारा एंट्रेंस होता था, उसके बाद में उनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमारी काउंसलिंग होती थी। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, अभी इन सभी कोर्सेज को नीट एग्जाम के अंदर मर्ज कर दिया गया है।
यानी आपको नीट एग्जाम देना कंपलसरी कर दिया गया है। नीट के एग्जाम के अंदर जितना भी आपका स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो नीट का फॉर्म अब लगभग सभी के लिए ही कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो डॉक्टरी के कोर्सेज जो हमारे कोर्सेज होते हैं, डॉक्टर कोर्सेज, उसमें पैरामेडिकल कोर्सेज में इतने सारे कोर्सेज आते हैं। अब बात आ जाती है कि पैरामेडिकल कोर्सेज कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे फेमस जो हमारा हरियाणा के अंदर है, आप रोहतक के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, इसमें ये कोर्सेज हमें ऑफर करे जाते हैं। एक तो BMLT का कोर्स किया जाता है, यानी BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। सेकंड रेडियोलॉजी का भी किया जाता है, BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट है हमारे पास में BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो मैंने ये लिख रखा है, फॉर्म निकलते हैं या एंट्रेंस एग्जाम, ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी ये सारे किसके अंदर मर्ज कर दिए गए हैं, नीट एग्जाम के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप एडमिशन ले सकते थे जैसे चंडीगढ़ के अंदर है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के का, ठीक है। इसमें ये कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, BSc पैरामेडिकल, BSc लैब टेक्नोलॉजी और रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। इसको भी नीट एग्जाम के अंदर मतलब हम जब देंगे तो हमारी जो ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा उसमें हमें कॉलेज अलॉटमेंट करने होते हैं। तो जो हमारा नज़दीक रहता है उसे हम अलॉट कर लेंगे, ठीक है, जितना भी हमारा स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप हिसार के अंदर एडमिशन ले सकते थे पैरामेडिकल कोर्सेज में। हिसार के अंदर गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये हमारे पास में कोर्सेज ऑफर करे जाते थे, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, ठीक है, ये कोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर, इनके अंदर मेनली 3 ही कोर्सेज हैं, शायद ये ऊपर वाले का मुझे पता नहीं है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लेकिन ये कोर्सेज डेफिनेटली हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो आप यहाँ से आप उनकी अपनी सीट बुक कर सकते हैं नीट एग्जाम के स्कोर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ले सकते हैं, कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अगर हम मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहते हैं तो हम और क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन रहता है BSc एग्रीकल्चर का। इसमें भी बहुत सारे स्कोप होते हैं। हम सॉइल की मतलब जो फर्टिलिटी वगैरह है, उनकी लैब टेस्टिंग वगैरह है, ये हमें सिखाया जाता है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया बातें सिखाई जाती हैं वहाँ पे। तो अगर आपके पास में 12th में PCB है या PCM है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो आप BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, जो कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं आप BSc एग्रीकल्चर के अंदर। तो सबसे पहली आपकी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर, ठीक है। दूसरा आप एडमिशन ले सकते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर। तीसरा आप एडमिशन ले सकते हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर। और चौथा आपका एक एग्जाम होता है ICAR का एग्जाम, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। जब आप ये एग्जाम देते हैं और उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यानी अगर आपके अच्छे स्कोर आते हैं तो जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे आप उसके स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने ये 3 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, हिसार, सिरसा और लुधियाना के अंदर, इनके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, यानी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके स्कोर के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगती है, फिर आपकी काउंसलिंग करी जाती है जिससे आपको सीट मिलती है। तो इसके जो फॉर्म निकलते हैं वो मई और जून में निकलते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम मेनली जून और जुलाई के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि PCM स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, यानी जिनके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें मेनली बच्चों को क्या पता होता है कि हम किसका एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, जेई मेन या जेई एडवांस का एग्जाम देंगे, और हम एडमिशन ले लेंगे IIT के अंदर। और अगर हमारा अच्छा स्कोर आता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं इनसे रिलेटेड यानी अलग बातें मैं बताने के लिए आया हूं। तो सबसे पहला तो ये तो आपको पता ही है कि आप BTech इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है BCA जिसे हम बोलते हैं। सेकंड आप सिंपल BSc कर सकते हैं, फिजिक्स ऑनर से कर सकते हैं, मैथ ऑनर से कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर से कर सकते हैं। नेक्स्ट BSc डाटा साइंस कर सकते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद में आ जाती है हमारी डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसे हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला है हमारा BTech इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लिया जाएगा। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है जेई मेन के अकॉर्डिंग। इसके फॉर्म निकलते हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। कॉलेज आपको कौन कौन सा मिल सकता है, तो आपको NIT मिल सकती है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के अंदर। दूसरा आपको दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल के अंदर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। मतलब आपको स्कोर अच्छा होना चाहिए तब आपका इनमें एडमिशन होता है, क्योंकि हम यहाँ पे सारी बातें गवर्नमेंट कॉलेजेस की कर रहे हैं। नेक्स्ट आप IIT के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है इसके अंदर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट आप BCA यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
इसमें आपका जो एडमिशन होता है वो मोस्टली मेरिट बेस पे ही होता है। इसका आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहती है। और इसके जो फॉर्म निकलते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, वो मई और जून के अंदर निकलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी करवाती हैं बीसीए? तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी करवाती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करवाती है, और गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करवाती है बीसीए जो प्रोग्राम होता है हमारा। और जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी अच्छी रहती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाते हैं क्योंकि हमें पूरी कंप्यूटर की नॉलेज हो जाती है। वेब डेवलपर यानी वेब बनाना आपको सिखाया जाता है। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब है गुड़गांव के अंदर, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। नेक्स्ट आप बीएससी फिजिक्स से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, यानी जिस भी सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है, आपका इंटरेस्ट है जिस भी सब्जेक्ट में, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बीएससी कर सकते हैं। और अगर आपको हरियाणा के अंदर एडमिशन लेना है, जैसे एमडीयू के अंदर लेना है, तो आपको सीयूटी एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारा एडमिशन हो जाए डीयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। सीयूईटी के अकॉर्डिंग भी हमारा मतलब क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ हमारी रहती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। स्कोप हमारा क्या रहता है, अगर आप इनमें से जैसे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के अंदर से आप बीएससी करते हैं तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं और रिसर्चर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बीएससी डाटा साइंस कर सकते हैं, यानी जिसको जैसे मान लीजिए कि मेरी तो क्या है, कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज है ना, मैं चाहता हूं कि मैं डाटा रिकवरी पे ज़्यादा मतलब अच्छी वो कर सकूं, रिसर्च कर सकूं, तो आप डाटा साइंस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और मैंने बताया कि अगर आपको सेंटर के अंदर लेनी है जॉब से, मतलब अच्छे कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी देना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारे हरियाणा में कॉलेजेस होते हैं उसमें मेरिट बेस पे ही एडमिशन हो जाता है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जो हमारा बीएससी डाटा साइंस होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है, एमडीयू रोहतक के अंदर है, या फिर आईआईटी मद्रास ऑनलाइन डाटा साइंस प्रोग्राम भी करवाती है। लेकिन इसके लिए आपको किसका एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए है तो आपको जेई मेन या जेई एडवांस एग्जाम को कंडक्ट करना पड़ेगा, यानी उसको अपीयर करेंगे आप उस एग्जाम के अंदर, और आपको अगर अच्छे स्कोर आते हैं तो आपका आईआईटी के अंदर एडमिशन हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे एक और कोर्स ऐड किया है कि आप बीटेक इन एआई, यानी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है ना, चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनमें भी आप अपनी डिग्री कर सकते हैं एआई की फील्ड में। और इनके जो एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आपने जेई मेन दिया है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आपने जेई एडवांस दिया है तो आईआईटी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और इनके मेनली जो फॉर्म निकलते हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी मुझे क्या करना है, 2 से 3 साल के अंदर ही मुझे अपनी जॉब सिक्योर करनी है। तो बहुत सारी मतलब ये जो आईटीआई होती हैं वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हरियाणा में जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे पॉलिटेक्निक करवाई जाती है, तो सबसे पहले पे हमने रखा है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी, यानी जो करनाल के अंदर है। इसमें आपकी जो पॉपुलर ब्रांचेज रहती हैं वो मैकेनिकल से आप कर सकते हैं आईटीआई, सिविल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उनमें डायरेक्टली ही आईटीआई को मांगा जाता है, एलिजिबिलिटी आईटीआई मांगी जाती है, तो बहुत अच्छा स्कोप होता है, ठीक है। और इनके जो फॉर्म्स निकलते हैं वो मेनली स्टार्ट होते हैं मई जून के अंदर, और काउंसलिंग होती है जून जुलाई के अंदर, और एडमिशन हो जाता है आपका जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलिटेक्निक का कॉलेज है वो अंबाला के अंदर है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला सिटी के अंदर। इसमें जो ब्रांचेज होती हैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कर सकते हैं, मैकेनिकल से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी झज्जर के अंदर है, जिसमें आपको ब्रांचेस दी जाती हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। नेक्स्ट जो हमारी पॉलिटेक्निक की ब्रांच है वो हिसार के अंदर, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको ब्रांचेज मिलती हैं मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट हमारी मानेसर के अंदर है, जिसमें आपको ब्रांचेज मिलती हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। और अगर आप चाहते हैं, जैसे हम मान लें, इनकी मतलब प्राइवेट भी होती हैं भाई, जो आईटीआई करवाते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, और कई सारी मतलब एकेडमीज भी होती हैं जो आईटीआई करवाती हैं। तो अगर आप उनके थ्रू करते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में फीस सस्ती होती है और अच्छी नॉलेज भी मिलती है आपको। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर नॉलेज नहीं मिलती है और पैसे आपके ज़्यादा लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कैसे होता है, तो इनका एडमिशन करवाता है भाई जो HSTES होता है, यानी हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी होती है, वो इसका एडमिशन करवाता है। और प्रोसेस क्या रहती है, तो इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। 10-12 के आधार पे हमारी मतलब मेरिट लिस्ट लगती है, फिर हमने चॉइस फिलिंग करनी होती है कि किस ट्रेड के अंदर हमें जाना है, और फिर हमारी सीट अलॉटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये तो चलो हमारे कोर्सेज के बारे में हो गया। अब बात आती है कि सर मुझे तो जल्दी से जल्दी जॉब पानी है और जल्दी से जल्दी मुझे अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। तो 12th के बाद जल्दी जॉब पाने के ऑप्शन क्या रहते हैं, एक तो यही रहता है जो पॉलिटेक्निक मैंने आपको बताया, आईटीआई आप कर सकते हैं, 1 से 2 साल की रहती है, ठीक है।
इसमें आपको ट्रेड दी जाती है कि आप इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हैं, फिटर से करना चाहते हैं या वेल्डर से करना चाहते हैं। आजकल इनके बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई, ठीक है। यानी अगर आप जल्दी से जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी जॉब निकलती है ITI जिनमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, और प्राइवेट में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं इनके कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली का काम सीख लिया तो आपको बिजली का काम सीख लिया, या फिर वेल्डर का काम सीख लिया, तो बहुत सारे स्कोप रहते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पॉलिटेक्निक के बारे में बताया। नेक्स्ट आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हमारी डिफेंस आ जाती है, क्योंकि 12th के बाद हमारा दिमाग क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और उसमें नई नई एनर्जीज होती हैं। अगर हम उसी टाइम पे अगर अपनी जॉब पे फोकस करते हैं तो हमें जल्दी जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल 2 साल बर्बाद कर दिया, फिर कॉलेज के अंदर जाके मतलब अपना टाइम खराब कर लिया, तो फिर हम क्या चले जाते हैं, जॉब से बहुत दूर चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो मेरी इच्छा रहेगी या मतलब मैं कामना करता हूं कि आप मतलब जल्दी से जल्दी जॉब पा लें, और उसके लिए आप थोड़े से फोकस हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी ही मेहनत लगेगी आपको एग्जाम मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए और जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो आप डिफेंस के अंदर जा सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी आप कर सकते हैं, NDA एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। इनके फॉर्म मेनली दिसंबर जनवरी में निकलते हैं। आप रेलवे जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे अगर किसी ने ITI करी है तो इनकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है रेलवे के अंदर, और डायरेक्ट फॉर्म निकलते हैं ITI के बेसिस पे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप SSC की तैयारी कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। जैसे 12th अगर आपने 12th पास आउट करी है तो 12th पास आउट के ऊपर ऑप्शंस रहते हैं हमारे कि SSC CHSL का आप एग्जाम क्लियर कर दें। ये 12th लेवल का होता है। इसमें आपकी पोस्ट रहती हैं LDC यानी क्लर्क वगैरह की पोस्ट होती है, डाटा एंट्री की पोस्ट होती है, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती है। एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास आउट रहती है। फॉर्म्स आपके निकलते रहते हैं, ठीक है। आप किसी भी CSC सेंटर वाले का जो ग्रुप होता है उसके अंदर आप ऐड हो जाएं, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स मतलब डेट वगैरह आती रहती हैं वहाँ पे। मेनली इसके जो फॉर्म निकलते हैं वो मई जून के अंदर ही निकलते हैं भाई। सेकंड SSC MTS की आप तैयारी कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो 10th पास ही रहती है, यानी 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10th पास कर दिया तो 10th पास ही भर सकता है, 12th पास भी कर सकता है अभी, ठीक है, इसको अप्लाई। तो 10th पास इसकी मेनली एलिजिबिलिटी रहती है। इसमें आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर लग जाते हैं और हवलदार लग सकते हैं। और इनके फॉर्म मेनली भाई ये डेट जो मैंने यहाँ पे लिखी है क्लियर नहीं होती हैं कि जून और जुलाई के अंदर ही निकलें, क्या पता ये जल्दी भी निकल जाएं और बाद में भी निकले भाई। नेक्स्ट आप SSC CGL की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन SSC CGL की तैयारी आप 12th लेवल पे नहीं कर सकते हैं। आपको 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं तो ग्रेजुएशन मेनली 3 साल की होती है। आप साथ साथ क्या करें, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें अपनी। कॉलेज चलता रहेगा, प्रिपरेशन भी आपकी होती रहेगी, और 3 साल बाद आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, कॉलेज के साथ साथ अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखें। तो आप SSC CGL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इसमें जॉब निकलती है, GST इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, और जो एलिजिबिलिटी रहती है वो ग्रेजुएशन रहती है। इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, भी आपने BA करी है, BSc करी है, BCom करी है, कोई भी आपने चाहे ग्रेजुएशन करी है, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं भाई। फॉर्म इसके मेनली अप्रैल मई में निकलते हैं, लेकिन ये जो डेट्स हैं ये क्लियर नहीं है भाई यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, क्योंकि ये फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म्स की डेट्स बताई हैं वो बिल्कुल क्लियर है भाई। आपके मई जून और जून जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाते हैं और फॉर्म्स मई जून में निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप SSC CPO की तैयारी कर सकते हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर आप लग जाते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, CAPF के अंदर। लेकिन इसमें भी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ग्रेजुएशन रहती है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो। नेक्स्ट बात आ जाती है कि सर अगर मुझे हरियाणा के अंदर ही जॉब पानी है गवर्नमेंट, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं 12th के बाद में, या फिर 12th के साथ साथ अगर मैंने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो आपका एक एग्जाम होता है HSSC CET का, यानी ये ग्रुप C की जॉब होती है, यानी बहुत अच्छी जॉब होती हैं। तो ये कंडक्ट करवाई जाती हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इनमें पोस्ट रहती है हमारी क्लर्क, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर। इसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है कभी कभी 12th के ऊपर भी आ जाती हैं, और 12th के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो सोने पे सुहागा हो जाता है भाई, ठीक है। तो आपने जो गैप ईयर होता है ना, देखो 12th के बाद में कब गैप ईयर लग जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं चाहता हूं कि आपका गैप ईयर ना लगे, आप अच्छे से अपने किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले लें। ग्रेजुएशन के अंदर मैंने इतने सारे स्कोप्स आपको बताए हैं, इतने सारी फील्ड्स आपको मैंने बता दी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट रहता है उसके अंदर आप अपनी बिना किसी कन्फ्यूजन के आप आगे बढ़ें और अच्छे से जॉब लें। क्योंकि कन्फ्यूजन में हमारा दिमाग क्या हो जाता है, बिचल सा जाता है कि मैं ये करूं, मैं ओहो मेरे साथ वाला बच्चा तो ये कर रहा है, मेरे साथ वाला दोस्त तो ये कर रहा है। कभी भी किसी के पीछे मत भागो भाई, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है, जैसे हरियाणा के अंदर मेनली जो CET होता है भाई वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अब की बारी हुआ है, पहले डायरेक्ट फॉर्म निकलते थे और हम अप्लाई कर देते थे, लेकिन हमें अब CET का एग्जाम देना पड़ता है। और CET के एग्जाम के लिए या फिर जो भी हम कम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हैं, इसमें मेन आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन में तो एडमिशन ले ही लें,
ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर लें। साथ साथ आप सीईटी और एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और इनमें आपके सब्जेक्ट पे जो कमांड होनी चाहिए वो मैथ आना चाहिए, आपको रीजनिंग आनी चाहिए और जीके आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर तो हरियाणा जीके आपको आनी ही चाहिए, रीजनिंग और मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे वही रहते हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। और अगर आप आर्ट के बच्चे हैं, मेनली मैं यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर जो तैयारी कर रहे हैं वो आर्ट के बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोप में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें पोस्ट हमारी कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की रहती है। इसमें भी 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हरियाणा पटवारी की जॉब होती है, इसमें भी ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आप एचपीएससी की जॉब कर सकते हैं, इसमें हमारी पोस्ट रहती है एचसीएस ऑफिसर, लेक्चरर, नायब तहसीलदार, लेकिन एलिजिबिलिटी हमारी ग्रेजुएशन ही रहती है। तो अगर आप 12th में हैं तो 12th के फॉर्म अप्लाई करते रहें, साथ साथ ग्रेजुएशन करते रहें। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप फॉर्म अप्लाई कर दें। देखो, गवर्नमेंट जो जॉब होती है ना, कोई भी बुरी नहीं होती है। जब भी वो जॉब निकलती है, जो आपके पास में क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दो। तो मैंने आपको 10th के बेसिस पे भी बता दिया, 12th के बेसिस पे भी बता दिया, ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी बता दिया, ठीक है। मैंने आपको ग्रेजुएशन कोर्सेज भी बता दिए किस किस में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, यहाँ पे हमने सारे ही पोस्ट्स के बारे में, सारी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बता दिया है, आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, किस किस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि किस फॉर्म के एडमिशन जो हमने लेने हैं, कहाँ पे लेने हैं, कौन कौन सी जगह पे कॉलेजेस पढ़ते हैं, कौन कौन सी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये अगर आप ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो हमारे पास में ये जो पीडीएफ है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में मिल जाए ये पीडीएफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए पीडीएफ। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप इसको बार बार देख सकें और अपने अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।